नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है। एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे 3-4 दिन पहले ही, और अब हम इसकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लासेस शुरू करने की, क्योंकि इसका मटेरियल कहीं भी उपलब्ध है नहीं, कहीं भी अवेलेबल है नहीं इसका मटेरियल जो भी इसमें हमें पढ़ना है। कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उस तरह से चीज़ें पढ़ना ज़्यादा कारगर होगा। तो आज यहाँ पर जो हमारा पहला लेक्चर है और पहली यूनिट का यह लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो हायर एजुकेशन इन इंडिया में या भारत में उच्च शिक्षा में आप लोगों ने सिलेबस में भी देखा होगा कि हम इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका ऐतिहासिक अवलोकन करते हैं, इसके विभिन्न नियामक निकाय देखते हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, अभी वर्तमान में क्या उद्देश्य हैं, लॉन्ग टर्म में क्या उद्देश्य हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं हायर एजुकेशन इंडिया में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे उच्च शिक्षा में एक अवलोकन देखते हैं, उसके बाद इसमें हम आगे की चीज़ें देखेंगे। और जो उच्च शिक्षा में अवलोकन है, यानी कि हम शिक्षा के शुरुआती दौर के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा कहाँ से शुरुआत होती है और किस स्तर तक जा सकती है। तो जो शिक्षा होती है यह भारत में, अगर हम बात करें भारत के रेफरेंस में बात करें हम, तो यह 3 स्टेप्स में दी जाती है। जो पहली होती है प्राथमिक शिक्षा, दूसरी माध्यमिक और तीसरी विश्वविद्यालयी शिक्षा होती है। तो जो प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा होती है वह विद्यालय से संबंधित शिक्षा होती है हमारी, यानी कि जैसे प्राइमरी और जो मिडिल लेवल की शिक्षा होती है, या हम कह सकते हैं 12th तक की जो शिक्षा होती है वह विद्यालय शिक्षा से संबंधित होती है। और तृतीयक स्तर की जो शिक्षा होती है यह विद्यालय शिक्षा का अनुसरण करती है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा का अनुसरण यानी कि जो भी आपने 11th 12th में आपने जो भी आपका स्ट्रीम रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। यदि आपने 12th क्लास में आर्ट्स लिए होगा, आर्ट्स के साथ पढ़े होंगे, तो आपके साथ कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। बीए में आर्ट्स कर सकते हैं, होम साइंस में कर सकते हैं, इस तरह से। और यदि आपने बायो लिया है तो बीएससी में बायो करेंगे, 12th में आपने मैथ लिया है तो आपके पास भी कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप बीएससी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या और भी गैर तकनीकी यानी कि नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उनको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट है हमारा। क्या हुआ कि भारत में जो शिक्षा है 3 अलग अलग चरणों में दी जाती है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षा है वह विद्यालय यानी कि स्कूल एजुकेशन से रिलेट करती है, और जो टर्शियरी है तृतीयक शिक्षा है यह कॉलेज या यूनिवर्सिटी शिक्षा से संबंधित होती है। जो हमारी उच्च शिक्षा होती है यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा होती है इसमें विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी यानी कि प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज को शामिल इसमें किया जाता है। और यह जो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज होते हैं इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, और इन्हीं के साथ में आपके वोकेशनल कोर्सेज को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा स्नातक उपाधि यानी कि जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन को पूरा करने के लिए जो आपका निर्धारित समय है वह 3 या 4 वर्ष के लिए होता है। अभी नई शिक्षा नीति जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें इस बात की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। इसके आगे जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है यह 2 वर्ष का, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक के लिए होते हैं। यह अभी जो हम उच्च शिक्षा का एक ऐतिहासिक अवलोकन कर रहे हैं यह बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज़ें आपको भी पता होगी, लेकिन मैं एकदम बेसिक से कवर करना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको कोर्स थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि आगे की भी क्लासेस करनी है। और दूसरी बात यह है कि आपको यह जो लेक्चर है वह डेमो के तौर पर भी मिल जाएगा। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा है, और इसके आगे के लेक्चर भी आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, और वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर करना ना भूलें। इसके आगे है उच्च शिक्षा के लक्ष्य, यानी कि क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आगे की क्या क्या इसके मुख्य रूप से हम लक्ष्य रखकर चलते हैं उच्च शिक्षा में। तो जो उच्च शिक्षा होती है इसमें मुख्य गतिविधियों में
शिक्षण होता है यानी कि जो शिक्षा का प्रचार प्रसार और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। अनुसंधान में बौद्धिक जांच के सभी संभावित क्षेत्रों में ज्ञान का निर्माण। अनुसंधान यानी कि जो हम रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च में हम अपनी इंटेलेक्चुअल जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी बौद्धिक क्षमता जो होती है, उसके द्वारा हम अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने फील्ड में कई तरह के अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं और उससे हम नई चीज़ों का निर्माण करते हैं जी। और उस नई चीज़ों का निर्माण हम ज्ञान के विस्तार के रूप में समाज की भलाई के लिए या समाज के लिए योगदान में करते हैं हम। उच्च शिक्षा ज्ञान, कौशल और योग्यता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये चीज़ें आपको पॉइंट में नोट करनी है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स में पॉइंट के रूप में पूछ जाती हैं, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है उच्च शिक्षा के संदर्भ में, है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर जो उच्च शिक्षा होती है यह कौशल और योग्यता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उन्हें समाज के सक्रिय सदस्य बनने में सक्षम बनाते हैं। आपके पास जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी, जितनी ज़्यादा योग्यताएं होगी, आप अपने समाज को उतने अच्छे तरीके से चला पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से अपने समाज में आप योगदान दे सकते हैं। जो हमारी शिक्षा है यह अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों से हमारे मन को मुक्त करने के लिए तर्क और वितर्क के साथ सोचने के लिए उपकरण देता है, यानी कि हमें लॉजिकल बनाता है। हम कितने लॉजिक हो पाते हैं, हम कितना सोच विचार कर पाते हैं, हम कितना सही और गलत में फ़र्क कर पाते हैं, ये चीज़ें भी हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? उच्च शिक्षा से प्राप्त होती हैं। क्योंकि उच्च शिक्षा में आप देखिए कॉलेजेस में जो होता है बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं लगती हैं और मटेरियल्स की भरमार उतनी ज़्यादा नहीं रहती। जो भी आपके पास उच्च शिक्षा के मटेरियल हैं, कॉलेज के क्लासेस जो होते हैं उनकी जो स्टडी मटेरियल होते हैं आपके पास वो सीमित होते हैं। आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे लेकिन उस टॉपिक से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को पढ़ना होता है, उन चीज़ों को चिंतन करना होता है, उन चीज़ों के बारे में सोचना होता है और उनकी तुलना करनी होती है किसी अन्य चीज़ से। ठीक है, ग्रेजुएशन का मतलब यही होता है कि आप एक सोच विचार वाले, आप एक तार्किक व्यक्ति और आप एक लॉजिकल व्यक्ति बन सके। आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वह यहाँ पर डेवलप हो सके। तो जब आप सोचने समझने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, जितने भी हमारे समाज में अंधविश्वास हैं, वह जो लोगों के द्वारा बनाई गई कहानियाँ हैं या धार्मिक अंधविश्वास हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगहों पर कई प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है। जैसे यदि हम बात करें अंधविश्वास की, तो एक हमारे यहाँ सती प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। सती प्रथा यह भी एक प्रकार का एक अंधविश्वास ही था। दूसरा यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में जो चर्चा में रहा हाल ही में 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं हैं, यह भी अलग अलग धर्मों के माध्यम से भी जो अंधविश्वास पनपते हैं, तो 3 तलाक वगैरह ये खतरनाक चीज़ें होती हैं। तो ये हमें सब लॉजिकल बनाती हैं और हमें सोचने और समझने की क्षमता देती हैं। उच्च शिक्षा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और योग्यता को विकसित करती है, जिससे वह जीवन में अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जितनी ज़्यादा बौद्धिक क्षमता होगी, सोचने समझने की क्षमता होगी, उतने ज़्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से आप अपनी कामों को पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको आसानी होती है। जो उच्च शिक्षा है यह व्यक्ति को उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में मौजूद अवसरों का पता लगाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यदि आपके पास ज्ञान है, आप सोच समझ सकते हैं, तो आपके आसपास जितने भी चीज़ें घटित हो रही हैं उन चीज़ों में, जैसे आपदा को अवसर में बदलना, तो उन चीज़ों को हम कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दें, उन चीज़ों को हम कैसे एक अच्छे माहौल में बदल दें, या यदि कहीं पर अपॉर्चुनिटी है, कोई अवसर हमें मिल रहा है, तो उसका हम कैसे लाभ उठाएंगे, किस प्रकार से हम उसका काम करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे जो हमारे हाईली रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT हैं, IIM है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को लाखों करोड़ों में पैकेज मिलता है और वो स्टूडेंट्स या तो बहुत अच्छी पैकेज पर जॉब करते हैं या फिर अपना कोई ना कोई स्वयं का खुद का स्टार्टअप रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने जो आसपास के सांस्कृतिक परिवेश होते हैं उनमें जो अपॉर्चुनिटी होती है कि कहाँ लोगों को समस्या आ रही है, कौन सी चीज़ों को हम आसान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो आपका पेटीएम ही है, तो पेटीएम कैसे आया? इसने लोगों की समस्याओं को समझा, लोगों की समस्याओं को जाना कि लोगों को समस्या क्या आ रही है और उसके अकॉर्डिंग इसने क्या करा,
एक पेटीएम लॉन्च करा, जिसमें से कि आप लोगों को बहुत ही आसान हो गया, कैश रखने की दिक्कत कम हो गई। क्योंकि जब पहले के क्या होता था, आप लोग जानते भी हैं, अभी भी होता है कहीं कहीं, यदि आपके पास कैश ज़्यादा है तो हमेशा ही डर लगा रहता है कि कहीं जेब ना कट जाए, कहीं कोई पॉकेट ना खाली कर दे, पर्स ना चुरा ले, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यदि आपके पास डिजिटल करेंसी, यानी कि आपके जो अकाउंट में पैसे हैं, आप उनको डिजिटलाइज्ड पेमेंट कर सकते हो, तो यह क्या हुआ, आपके लिए एक प्रकार की आसानी हुई। तो पेटीएम ने क्या करा कि जो भी यहाँ पर परिवेश था, उसके अकॉर्डिंग जो अवसर था, जो अपॉर्चुनिटी थी, उसको पता लगाया और उसको अपनी क्षमता का योगदान देकर उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में या बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। ये व्यक्ति की गंभीर रूप से प्रतिबिंबित समीक्षा और उसके समुदाय में प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं को बदलने की क्षमता का पोषण करता है। जो भी आपके पास हमेशा जो चेंजेस होते रहते हैं, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, सभी जनरेशन में कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जो हमारे दादाजी थे, उनके समय में कुछ और था, उनके काम करने का तरीका कुछ और था। फिर हमारे जो फादर्स आए, जो हमारे पिताजी रहे, उनके भी उनकी जो प्रकार, जिस प्रकार की धारणा है, उनके काम करने का तरीका अलग है। हम लोगों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। जो हमारी अपकमिंग जनरेशन होगी, जो हमारे बाद की जनरेशन होगी, उनके काम करने का तरीका थोड़ा और भी डिफ़िकल्ट होगा। तो ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी प्रथाएं होती हैं, जो समीक्षाएं होती हैं, उनको भी यहाँ पर बदला जा सकता है यदि वह चीज़ें गलत हैं तो। इसके अतिरिक्त जो हमारी उच्च शिक्षा होती है, ये शांति, बंधुत्व और अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। यानी कि हमें समाज में सामंजस्य स्थापित करके सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए और हमें अहिंसा से बचना चाहिए, सभी लोगों के साथ भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। और जो हमारी सांस्कृतिक समाज होती है, उसको अर्थव्यवस्था के वातावरण में ढालना चाहिए, जिससे कि हमें और हमारे समाज को, हमारे देश को विकसित करने में ये चीज़ें सहायता करती हैं। व्यक्तियों को शिक्षित करके और उन्हें प्रासंगिक कौशल और दक्षताओं के साथ प्रशिक्षित करके उच्च शिक्षा का श्रम बाजार मानव पूंजी प्रदान करता है। यानी कि जो हमारे एजुकेटेड या ग्रेजुएटेड पर्सन्स होते हैं, वह एक प्रकार की मानव पूंजी होते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में, मेडिकल क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, यानी कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में, सभी तरह जगह से अपनी जो कौशल होती है या जो उनकी क्षमताएं होती हैं, जो उनकी दक्षताएं होती हैं, उनका बखूबी से इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हमारा हो गया जो एक अवलोकन था। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि ऐतिहासिक अवलोकन क्या है। तो यहाँ जो सारी चीज़ें हैं, ये आपके पॉइंट के क्वेश्चंस के रूप में एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक अवलोकन यदि हम देखें यहाँ पर, तो भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान संरचना अपने संगठन और निष्पादन के मामले में औपनिवेशिक प्रणाली से प्रभावित है। यहाँ से भी एक प्रश्न यदि आप बनाना चाहें तो बनाया जा सकता है प्रश्न कि जो हमारी भारत की वर्तमान उच्च शिक्षा है, या जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, वह किससे प्रभावित है। यानी कि जो संगठन या संरचना है, वह जो संरचना है, इसकी स्ट्रक्चर है जो हमारे एजुकेशन का, वह कहाँ पर डिपेंड है। तो आप बताएंगे औपनिवेशिक प्रणाली से यह डिपेंड है, क्योंकि जो हमारे यहाँ अभी पद्धति चल रही है या पढ़ने पढ़ाने का, पठन पाठन का जो तरीका चल रहा है, वह हमारा ब्रिटिश मॉडल चल रहा है या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ही चल रही है। यहाँ पर जो ब्रिटिश है तो आपके अंग्रेज़ों का चल रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों से आने से पहले ही भारत में प्राचीन काल से ही जो वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल थे, वहाँ से उच्च शिक्षा की काफ़ी उत्तम परंपरा रही थी। और उस अवधि में हमारे यहाँ पर बड़े गुरुकुल हुआ करते थे, काफ़ी सारे गुरुकुल हुआ करते थे, और उनमें जो शिक्षा की प्रकृति होती थी, वह गुरु के रूप में होती थी। और अपना जो प्रत्येक शिक्षक था, अपने मार्गदर्शक के रूप में अपने गुरु का या अपने शिक्षक का चुनाव करता था। और उस समय पर, जैसे आजकल हम विभिन्न चीज़ें पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के अलावा हम शास्त्रों और स्मृतियों का भी अध्ययन करते थे। और जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी हमारी, उस शिक्षा पद्धति का अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य था, यह था आत्मा की शुद्धि। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है,
जो हमारी वैदिक शिक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि थी। यह प्रश्न हालांकि रेयर केस में पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं ऐसा भी नहीं है। तो चूंकि टाइम कम बचा है, बहुत ही कम है टाइम, और स्टडी मटेरियल्स का कोई भी अवेलेबल नहीं है, और कोचिंग से भी हैं तो कोचिंग से अभी कहीं पर कोई क्लास चला नहीं रहे हैं। कोई कोचिंग है जो लोकल कोचिंग से 1 या 2 कोचिंग्स हो सकता है आपको कहीं पर मिल जाएं। अगला है यहाँ पर जो कौशल आधारित शिक्षा का भी प्रावधान था, यानी कि जो हमारी ऐतिहासिक उच्च शिक्षा थी वहाँ पर कौशल को, स्किल्स का विशेष ध्यान रखा जाता था। जैसे अभी वर्तमान में कहा जाता है कि पढ़े लिखे सिर्फ डिग्री होल्डर्स हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे पास, सबसे बड़ी समस्या उच्च शिक्षा में यही है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए वोकेशनल कोर्स चालू किए हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स या जो हमारे तकनीकी या व्यावसायिक कोर्स होते हैं केवल उन्हीं का ही हम अध्ययन करते हैं। और उनके अध्ययन करने में सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि यदि आपके पास अच्छा कॉलेज नहीं है, यानी कि आजकल शिक्षा तो व्यापार जैसे बना दिया गया है, तो यदि आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपको सिर्फ डिग्री ही मिलती है। जैसे अभी जहाँ कहीं भी आप देखिए सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का बुरा हाल है। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं यदि उनको जॉब नहीं मिलती है तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स डिग्री तो है उनके पास, लेकिन समस्या इस बात की है कि वो जिस भी कॉलेज में गए हैं, यहाँ के जैसे प्राइवेट कॉलेज हैं, हज़ारों कॉलेज प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनको थ्योरी रटा दी जाती है लेकिन उनको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। प्रैक्टिकल क्या होता है, हमारा स्किल होता है। इसी वजह से जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन बेचारों को जॉब की समस्या आ रही है और उन्हें बहुत कम पैसे में कंपनियों में काम करना पड़ रहा है, यानी कि उनका पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। इसीलिए जो हमारे IITs हैं, NITs हैं, या जो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं के कैंडिडेट्स को पैकेज मिल पा रहा है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि उनमें सबसे ज़्यादा जो अभाव है वह किसका अभाव है, कौशल आधारित शिक्षा का। और ये आएगी कहाँ से, या तो हमारे कॉलेजेस में यदि हम अपने कोर्सेज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें प्रैक्टिकल भी सिखाया जाए। यदि प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता है तो हमें अपने साथ साथ में वोकेशनल कोर्सेज को भी करना चाहिए। लेकिन कॉलेजेस की समस्या होती है कि उनको अटेंडेंस से मतलब होता है, उनको एक सिर्फ अपने परसेंटेज दिखाना होता है, उनको स्किल से कोई मतलब नहीं होता है। जो कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस खासकर, तो उनको अपनी स्किल से कोई मतलब नहीं होता। उनको उनके कॉलेज में स्टूडेंट्स चाहिए, उनके कॉलेज में केवल जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है, आपको केवल बुक की पढ़ाई चाहिए, उनको केवल आप मार्क्स ला के दीजिए, ठीक है। लेकिन आपकी स्किल्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं कराते हैं। ना आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस करवाते हैं, ना मैनेजरियल, ना ही किसी अन्य प्रकार की क्लासेस, ना ही आपकी प्लेसमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं। यहाँ पर 90% कॉलेजेस ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो मुख्य समस्या है कौशल आधारित होती है। इसीलिए जो अभी हमारे वर्तमान में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय भी बनाया गया है, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर जो कौशल आधारित शिक्षा थी इसका भी प्रावधान हमारे जो ऐतिहासिक शिक्षा में किया गया था। और कुशल कर्मियों को क्या गिल्ड्स कहा जाता था, यह प्रश्न भी आपका यहाँ बन सकता है कि जो हमारे ऐतिहासिक शिक्षा में, या जो हमारी प्राचीन ऐतिहासिक शिक्षा थी या प्राचीन समय में कुशल कामगारों को किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें हम गिल्ड्स के नाम से जानते थे। जहाँ कला और शिल्प के विशेषज्ञों ने अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान किए। जो वैदिक काल के बाद यदि हम आगे देखें तो बौद्ध काल आया। बौद्ध काल में जो बौद्ध मठ थे वह शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरे, जहाँ से हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। और इन मठों में चीन, नेपाल, तिब्बत या कई सारे जो विदेशी हमारे छात्र होते थे, विदेशी छात्रों को यहाँ पर आकर्षित किया जाता था। और यहाँ पर वेदांग, साइंस, टेक्नोलॉजी, खगोल विज्ञान, संस्कृति, पाली भाषा, साहित्य, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और जिनमें प्रमुख जो विश्वविद्यालय थे हमारे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभ विश्वविद्यालय, ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद हमारा मध्यकाल शुरू होता है। मध्यकाल में हमारे कई सारे विदेशी, अरबी, मंगोल आक्रमण हुए और यहाँ से जो इस्लामी परंपरा जो शिक्षा पद्धति थी उसकी शुरुआत होती है। और इस्लामी जो परंपरा शिक्षा शुरू हुई वहाँ पर मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। तो जो मदरसों में शिक्षा का माध्यम था वह अरबी और
फारसी भाषा थी। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारे मध्यकालीन जो मदरसे शिक्षा केंद्र थे तो उनमें शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। अरबी और फारसी दो भाषाएं मुख्यतः थी। मध्यकाल में ही अगर हम बात करें तो यहाँ से उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई, यानी कि कुछ हम आधुनिकता में आने लगे। तो यहाँ पर जो 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में कोलकाता में पहला पश्चिमी मॉडल पर यानी कि ब्रिटिश मॉडल पर पहला महाविद्यालय यानी कि पहला कॉलेज खोला गया। कब? 1818 में। और कहाँ पर? कोलकाता में खोला गया। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो भारत में पहला कॉलेज या पहला महाविद्यालय कब खोला गया? 1818 में कोलकाता में खोला गया था। यहाँ पर महाविद्यालय जो होता है वह क्या होता है? कॉलेज होता है आपका। और यूनिवर्सिटी जो होती है क्या होती है? विश्वविद्यालय होती है। कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ भी ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और तो 1818 में हमारा क्या हुआ? पहला महाविद्यालय या पहला कॉलेज खोला गया। 1847 में रुड़की में भारत का पहला इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था वह कहाँ पर? 1847 में, यानी कि आज़ादी के ठीक 100 साल पहले खोला गया था रुड़की में। और रुड़की कहाँ पर है? वर्तमान में उत्तराखंड में है, लेकिन उस टाइम पर उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसके बाद 3 विश्वविद्यालय वह 1857 में खोले गए थे, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला कॉलेज 1818 में, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आपका 1847 में, और फिर जो विश्वविद्यालय पहली बार खोले गए वह 1857 यानी कि 1857 में यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। वो भी तीन यूनिवर्सिटी कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में खोली गई। आज़ादी के समय भारत में 19 विश्वविद्यालय थे, यानी कि 1947 में कितने? 19 विश्वविद्यालय थे। यह प्रश्न भी आपके लिए पूछा जा सकता है कि आज़ादी के समय भारत में कितने विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थे? तो 19 थे। वे सभी जो हमारे औपनिवेशिक भारत के प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्रों में स्थित थे, यानी कि मुख्य जगहों पर यह सारी चीज़ें जो भी हमारी यूनिवर्सिटी थी ये सभी मुख्य जगहों पर स्थित थी या बड़े बड़े नगरों शहरों में स्थित थी। इसलिए जो शिक्षा का स्तर था या जो शिक्षा की पहुंच थी वह केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। जो उच्च वर्ग के लोग थे या धनी वर्ग के लोग थे, साहूकारों, जमींदारों तक ही यह शिक्षाएं सीमित रह गई थी। या जो उच्च वर्ग के, अभिजात वर्ग के लोग थे केवल उन तक ही यह शिक्षाएं सीमित रह गई थी। इसीलिए आज भी है जो कई सारे पिछड़े इलाके हैं हमारे देश में। हमारा देश कुछ नगरों महानगरों के हिसाब से तो बढ़ गया है, लेकिन यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखें तो वहाँ पर ऐसी है कि ग्रामीण में आधी से अधिक 75% की जो आबादी है वह निरक्षर है अभी भी। ये उनको साक्षरता के हिसाब से सिर्फ अपना नाम किसी तरह से लिखना सिखा दिया जाता है। और जो हमारे प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो हमारी सबसे प्राथमिक शिक्षा होती है आंगनवाड़ी शिक्षा, वहाँ पर हमें जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे गांव के बच्चे होते हैं, उनको काखा काखा या ABCD तक नहीं सिखाई जाती है। ज़्यादातर जो भी आप वीडियो देख रहे होंगे इनमें से ज़्यादातर जो आप होंगे वह ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते होंगे, क्योंकि आज भी जो हमारे देश की ज़्यादातर जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। तो वहाँ पर शिक्षा का इस तरह से स्तर है। तो अभी इस प्रकार से भी यहाँ पर इतनी ख़राब स्थिति चल रही है कि जो शिक्षा है इतना खर्च करने के बाद भी सभी क्षेत्रों तक शिक्षा की पहुँच बराबर नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थी, तो इस प्रकार से जो शिक्षा थी ये सभी को प्राप्त करना मुश्किल था। यह था एक था आपका ऐतिहासिक अवलोकन। इसके आगे हम देखते हैं भारत में उच्च शिक्षा की संरचना। तो उच्च शिक्षा की संरचना जो है मुख्यतः आपकी 3 पार्ट में रहती है। ग्रेजुएट, यदि हम उच्च शिक्षा की सिर्फ उच्च शिक्षा की बात करें, और पूरी शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक और द्वितीयक जो शिक्षा होती है वह स्कूल एजुकेशन है, और तो तृतीयक होती है वह आपकी टर्शियरी जो होती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की होती है। तो जो उच्च शिक्षा है, सबसे पहले जो शिक्षा होती है ये एक आजीवन प्रक्रिया होती है। ठीक है, आजीवन प्रक्रिया यानी कि कहते हैं कि शिक्षा होती है यानी कि जो सीखने की क्षमता होती है, आप कभी भी सीख सकते हैं। आप पूरे जीवन तक, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सीख सकते हैं। और किसी भी चीज़ को सीखने को ही हम शिक्षा कहते हैं, लर्निंग को ही हम शिक्षा कहते हैं। जो हमारा अधिगम होता है यानी कि जो लर्निंग होती है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया होती है, और शिक्षा मुख्यतः औपचारिक
गैर औपचारिक और अनौपचारिक, इस तरह से इसको हम यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो पहला शिक्षा किस प्रकार की आजीवन प्रक्रिया है, इसमें सामान्य शिक्षा सीखने का व्यवस्थित और संरचित तरीका है। जो सामान्य शिक्षा यानी कि औपचारिक शिक्षा है, यह एक प्रकार की व्यवस्थित शिक्षा होती है। हमारे कोर्सेज डिजाइन किए गए होते हैं, हमें प्री डिफाइंड किया गया होता है कि हम क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, किसके द्वारा पढ़ेंगे। यानी कि यह कैसी होती है, एक कक्ष आधारित होती है। यानी कि जो क्लासेस आप कॉलेज में करते हैं, स्कूल में करते हैं, ये किस प्रकार की एक संरचित यानी कि डिजाइन की हुई शिक्षा होती है। और इसमें शिक्षा का स्थानांतरण विभिन्न शैक्षिक निकायों द्वारा शिक्षकों के माध्यम से छात्रों तक इसको स्थानांतरित किया जाता है। जो छात्र होते हैं तो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के संबंधित जितने भी शिक्षण संस्थान होते हैं या जितने भी लर्निंग एक्टिविटी होते हैं, उन गतिविधियों में भाग लेते हैं। पाठ्यक्रमों के बीच जो संरचना होती है, उनकी गतिशीलता में हिस्सा लेते हैं, जिससे कि उन्हें डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए उस जो नियम कानून होते हैं उनका भी पालन करना होता है। अब यहाँ पर जो आगे हम देख लेते हैं थोड़ा, औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा आपने यही होती है, ये जो आपने यहाँ पर देखा कि एक क्लास होता है, इस क्लास में कुछ हमारे प्री डिज़ाइंड आपके सिलेबस होते हैं, कुछ प्री डिज़ाइंड हमारे कोर्सेस होते हैं और टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है, जिनके माध्यम से हमें कुछ चीज़ें सीखनी होती है। और यह किस प्रकार से एक छात्र और शिक्षक इस शिक्षा में उपस्थित होते हैं। एक कक्षा होती है जहाँ पर हमें यह यानी कि उपस्थित होते हैं छात्र और शिक्षक। और यह जो होती है एक रेगुलर प्रक्रिया होती है, यह पूर्णकालिक प्रक्रिया होती है। दूसरा है गैर औपचारिक। जो गैर औपचारिक प्रक्रिया है, इसमें सारी चीज़ें वैसी होती हैं, यानी कि जो हमें कोर्सेज करने हैं वह भी हमारे कोर्सेज प्री डिज़ाइन किए हुए होते हैं, लेकिन इसमें हमें औपचारिकता नहीं निभानी होती है कि हमें 10 बजे से कॉलेज में या स्कूल में पहुंचना है, 3 बजे तक या 4 बजे तक हमें कॉलेज में रहना है, हमें क्लासेस में पढ़ना है। इस तरह की हमारी जो फॉर्मेलिटी होती है, उस तरह से यहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जाती है। यह जो हमारी गैर औपचारिक शिक्षा होती है, यह ओपन सिस्टम होती है, जो ओपन एजुकेशन होता है, डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम होता है, उस पद्धति का यह मुख्य उदाहरण है हमारा गैर औपचारिक शिक्षा। यानी कि जो हमारी गैर औपचारिक शिक्षा है, ये किसी भी एक चार दीवारी में नहीं होती है, किसी भी स्थान या समय के भीतर काम नहीं करता है। ठीक है, इसमें कि 10 से 4 आपको कॉलेज में रहता है, बिल्कुल ऐसा भी इसमें नहीं होता है। आप अपने पाठ्यक्रम को कभी भी रात में आप कंप्लीट करें, दिन में कंप्लीट करें, इससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती है, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन सिस्टम होता है हमारा। फिर अनौपचारिक शिक्षा होती है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, किस प्रकार से एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और इसमें जो हमारी अनौपचारिक पद्धति शिक्षा पद्धति है, इसमें हम अपने परिवेश से, अपने आसपास के वातावरण से या हमारे परिवार का, हमारे दोस्तों का जिस प्रकार से भी व्यवहार रहता है, जिस प्रकार से आचार विचार रहते हैं, उनके दैनिक अनुभव से हम अनौपचारिक शिक्षा में सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आप अच्छी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ में रहिए। जो अच्छी राह पर चल रहे हैं, जो सफल लोग होते हैं, उनके साथ में आपको रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको थोड़ा समय के हिसाब से बुरे लोगों का भी साथ करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो जब आपके साथ कोई बुरा व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उससे निपटने के लिए आप में अंदर थोड़ी बुराई भी होनी चाहिए। हो सकता है किसी को यह भी लगे कि यह कैसा बोल रहा है, बुराई सिखा रहा है, लेकिन बुराई भी बहुत ज़रूरी है। आजकल ज़माना वैसा नहीं रहा कि यदि आपको कोई गाली दे रहा है, कोई आपको पीट के जा रहा है, तो आप गाली सुनते रहिए। आप उसका विरोध कर सकते हैं कि आप गाली क्यों दे रहे हो, क्या गलती है, आप इस बात को दोहरा सकते हैं, यहाँ पर आप प्रश्न कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये एक दैनिक अनुभव से हम सीखते हैं। फिर यहाँ पर जो उच्च शिक्षा होती है, यानी कि सिर्फ यदि हम हायर एजुकेशन की बात करें, तो इसमें 3 स्तरों को शामिल किया जाता है, 3 लेवल होते हैं इसमें। ग्रेजुएट यानी कि स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर, प्री डॉक्टरल या डॉक्टरल उपाधि। तो यहाँ पर जो स्नातक या ग्रेजुएट होता है, तो ग्रेजुएट आप लोग जानते हो, ग्रेजुएशन आपका 12th क्लास के बाद होता है। और ज़्यादातर जो आपके कोर्सेज होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, बैचलर इन साइंस हो गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया, BA BCom BSc, इस प्रकार जो कोर्सेज होते हैं, यह मुख्यतः 3 साल के कोर्सेज होते हैं।
जो व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम हैं, जैसे इंजीनियरिंग का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, फार्मेसी का हो गया, डेंटल का हो गया, ये सारे के सारे 4 साल के होते हैं। लेकिन जो हमारा MBBS है, चिकित्सा की स्नातक डिग्री होती है, यह एक एक्सेप्शन है, यह एक अपवाद है जो कि 5 साल की अवधि का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर है। अभी जो आपकी नई एजुकेशन नीति आई है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उसको भी हम जब पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में करेंगे। मास्टर डिग्री, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट आपका प्रोग्राम होता है, ये 2 साल का होता है और इसमें आपको किसी एक विषय पर फोकस करना होता है और इसमें कुछ आपकी बुनियादी अनुसंधान भी दिए जाते हैं। जैसे यदि आप गैर तकनीकी जैसे MA, MSc या MSW जैसे आप कोर्स कर रहे हैं तो इसमें आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। यदि आप व्यावसायिक कोर्स कर रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग का हो गया यानी कि MTech हो गया, या कृषि में आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, M Pharma कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक थीसिस जैसे लिखनी होती है ना, थीसिस। तो उस प्रकार से आप यहाँ पर यह एक बेसिक अनुसंधान होता है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। फिर आगे आता है हमारा प्री डॉक्टरल। जो प्री डॉक्टरल होता है यह मास्टर ऑफ फिलॉसफी, जिसे आप MPhil भी कहते हैं। तो MPhil को भी अभी समाप्त कर दिया गया है, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो MPhil को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्री डॉक्टरल या मास्टर ऑफ फिलॉसफी किससे संबंधित है, तो जो आपकी डॉक्टरेट डिग्री होती है, PhD होती है, उससे संबंधित होता है। और जो आपकी PhD होती है इसमें आप किसी एक टॉपिक पर, ठीक है, पूरा विषय भी नहीं, जैसे इतिहास है तो आपका पूरा विषय हो गया, इतिहास में आप कोई एक टॉपिक ले लीजिए, आप अशोका ले लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ले लीजिए, या आगे के गुप्त वंश ले लीजिए, कोई एक चीज़ आप ले लीजिए, उस पर अनुसंधान करिए, उस पर कोई नई चीज़ें खोज कर लाइए, तो यह होता है आपका डॉक्टरेट डिग्री। यह आगे भी हम किस प्रकार से रिसर्च करेंगे, आगे हम जो आपका रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें हम देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस पसंद आई होंगी और मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया, क्योंकि दिन में जॉब भी करता हूँ तो इसलिए थोड़ी क्लासेस 3-4 दिन लग गए और मटेरियल तो उपलब्ध है नहीं, फिर भी जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल था, जो भी हमारे पास कुछ मटेरियल से पड़े थे, उन्हीं में से हमने यहाँ पर आपको बना कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।